नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण में अब लगभग एक सप्ताह भी नहीं बचा है। वहीं अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पूर्णिया सीट पर अब चुनाव त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि पूर्णिया सीट से अब 3 उम्मीदवार खड़े हैं। बात करें एनडीए से, तो एनडीए से जेडीयू के संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारा गया है और कोई भी पार्टी न मिलने पर पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। तो आज बात करेंगे पप्पू यादव को लेकर, क्योंकि लगातार पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो इसी तमाम सवालों को जानने के लिए आज हम बात करेंगे अपने सहयोगी माही से और जानेंगे कि क्या इस एफआईआर के बाद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या नहीं। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से बगावत करके कांग्रेस में उन्होंने आरजेडी से बगावत की, कांग्रेस में उन्होंने विलय कर लिया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से पप्पू यादव भी ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वैसे भी देखें तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि पप्पू यादव की अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चाहे आप एफआईआर के माध्यम से देख लीजिए, चाहे उन्होंने अपना विलय जो किया है कांग्रेस में किया है उसके माध्यम से देख लीजिए। पप्पू यादव जिस तरीके से बगावत करते हुए नजर आए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हो सकता है एक सियासी समीकरण है जिसकी वजह से उनके ऊपर ये सारी एफआईआर हो रही है, और पप्पू यादव ने भी इसकी आशंका जाहिर की है। तो जाहिर तौर पर ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं जिस तरीके से आपने बताया बीमा भारती और उपेंद्र कुशवाहा को, तो ऐसे में ये पूरा माना जा रहा है कि जो पूरा समीकरण बना है ये कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक समीकरण बनाकर उनके ऊपर एक गतिविधि कराई जा रही है जानबूझ के, जिससे पप्पू यादव डर कर पूर्णिया सीट छोड़ दें और उनके मार्ग में वो समझ लीजिए एक तरीके से अड़चन डाली जा रही है और ये सारी कार्रवाई हो रही है। मैम देखिए, अभी खबर ये आ रही है कि पप्पू यादव ने जब पुलिस उनके घर जांच पर पहुंची थी, उनके दफ्तर पहुंची थी, तो पप्पू यादव मजिस्ट्रेट को धमकाते हुए नजर आए थे। वो उनसे ये कह रहे थे कि आप यहाँ पर दोबारा नजर मत आइएगा और अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। तो पप्पू यादव का इस तरीके का पुलिस को, प्रशासन को रवैया दिखाने का मतलब ये रवैया किस हद तक सही है और ये कहाँ तक उनको मतलब अगर प्रचार की बात करें, चुनाव की बात करें, तो कहाँ तक ये उनको मुश्किलों में डाल सकता है। देखिए, एक बात है, पप्पू यादव एक कद्दावर नेता है और पहले से उनको पता है कि पूर्णिया से उनका दबदबा रहा है और वहां से वो जीत भी चुके हैं, जिसकी वजह से उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिला। और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस प्रशासन से बात की वो बहुत गलत तरीका था। जब उनके घर पर पुलिस आई, अगर वो सही मायने में सही है तो उनको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन जो पप्पू यादव ने नहीं किया। तो इससे ये माना जा रहा है कि पप्पू यादव अपने लिए मुश्किलें तो खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे ऐसे देख लीजिए, वो अपने पर्सनल रिश्ते पर भी वो ये सारी चीजें उनको निकल कर आ रही है जब एफआईआर हुआ, और अगर आप राजनीतिक समीकरण में भी देखेंगे तो उन्होंने कांग्रेस आरजेडी दोनों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए, तो जाहिर तौर पर उनके आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ेंगी। देखिए मैम, आरजेडी अभी लगातार ही खबर भी आ रही है और आपको बता दें कि आरजेडी जो है, आरजेडी के जो नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने खुलकर मंच पर जाकर पप्पू यादव का समर्थन किया है और वो ये जनता से, पूर्णिया की जनता से ये कहते नजर भी आ रहे हैं कि आप पप्पू यादव का पूरा समर्थन कीजिए और उनको भारी मतदान से उन्हें जीत हासिल कराइए। इसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, जिस तरीके से देवेंद्र यादव ने उनका सपोर्ट किया है वो एक पूरा देख लीजिए कि राजनीतिक माहौल में आकर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, बीमा भारती को उतारा गया है आरजेडी की तरफ से, तो अब वो जिस तरीके से उपाध्यक्ष के पद को कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी नकार दिया। अखिलेश प्रताप सिंह ने जिस तरीके से पप्पू यादव की वो बोला है कि वो हमारे तो प्राथमिक सदस्य ही नहीं हमारी पार्टी के, हम उनके ऊपर वो अपनी एक तरीके से समझ
लीजिए अपनी पार्टी का सदस्य नहीं मान रहे हैं, उनको प्राथमिक सदस्य नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बिहार में ही रह गए, वो दिल्ली नहीं गए, उन्होंने किस तरीके की शपथ नहीं ली। तो ऐसे में कहा जा रहा है चाहे देवेंद्र यादव कोई उनका सपोर्ट करते हुए नजर आए या पप्पू यादव घर घर जाके जब पूर्णिया का नामांकन उन्होंने नहीं किया था तो कहीं ना कहीं वो घर घर जाके नेताओं को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कन्विंस हुआ नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस का और आरजेडी का एक महागठबंधन हुआ है जिसमें कोई भी फूट डालना नहीं चाहता है और जाहिर तौर पर कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से पप्पू यादव को सपोर्ट नहीं कर रही है। और इसमें अभी भी दुविधा देखने को मिल रही है कि वाकई में क्या कांग्रेस पप्पू यादव को आगे जानबूझ के कर रही है या पप्पू यादव अपने हिसाब से इतना ओवर कॉन्फिडेंट होके, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बुलेट पे बैठ के वो जाते हैं नामांकन और एकदम छाती चौड़ी करके एक तरीके से बात कर लीजिए, वो इतना बिना उसके कांग्रेस के सपोर्ट के वो इतना कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का हो सकता है अंदरूनी सपोर्ट हो, लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र यादव ने उनका सपोर्ट किया है, ऐसे में उन्होंने अपने लिए, अगर आरजेडी उनसे नाखुश हो गई तो उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। और आने वाले दिनों में अगर पप्पू यादव की पूर्णिया से हार होती है तो कहीं ना कहीं जो उसके चपेट में आएगा और आरजेडी उसको माफ करने वाली नहीं है। तो मतलब देवेंद्र यादव को ये कहावत लेकर कहा जा सकता है कि घर का वेदी लंका ढाए, अभी कुछ ऐसी ही हालत नजर आ रही है आरजेडी की। तो अब मैम आपसे मेरा एक सवाल और रहेगा कि अभी जैसे कि देखा जाए तो पूर्णिया में त्रिकोणीय चुनाव हो गया है, क्योंकि बीमा भारती हैं, संतोष कुशवाहा हैं और पप्पू यादव हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि अब जो मतदान होंगे उसमें जो मतदान होंगे वो 3 जगह पर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो उम्मीदवार हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं जीत हासिल करने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख लीजिए, एक तरफ संतोष कुशवाहा है, एक तरफ बीमा भारती है और एक तरफ पप्पू यादव है। अब पप्पू यादव ने जाहिर तौर पर, पप्पू यादव कांग्रेस के भी थे, इसके पहले वो आरजेडी में शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने बीमा भारती के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अब ऐसे में इसका जो फायदा होगा वो जाहिर तौर पर बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि जो वोट हैं अब इन दोनों में बंटते हुए नजर आएंगे और जाहिर तौर पर जो उसका फायदा उठाएगी बीजेपी उठाएगी। अब इन लोगों ने आपस की लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो राह है वो आसान कर दी है। अभी भी अगर बीजेपी को भी साइड कर दीजिए, अब इन दोनों में अगर देखा जाए बीमा भारती में, माफ कीजिएगा, बीमा भारती में और आप देख लीजिए पप्पू यादव में, तो दोनों का जो पल्ला है अभी इक्वल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से पप्पू यादव जनता को इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उनके ऊपर FIR हुई या जिस तरीके से वो मंच पर रोते नजर आए, तो ऐसे में अगर उनके ऊपर जनता का जनाधार इस बात पर सहानुभूति के आधार पर आता है, और बीमा भारती पहले कहीं और सीट पर थी, अब वहां पर पूर्णिया में उनको कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए पप्पू यादव ने अपनी जमीन पहले से तैयार की हुई है, तो इसका डेफिनेटली जो फायदा होने वाला है वो पप्पू यादव को मिलेगा। बीमा भारती को हार का सामना इस चुनाव में करना पड़ेगा। तो जैसा आपने कहा कि बीमा भारती को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, ये बात कह सकते हैं क्योंकि पप्पू यादव 3 बार के सांसद रह चुके हैं पूर्णिया से, तो कहीं ना कहीं उनमें ये इस चीज का एक घमंड भी दिखाई दे रहा है। अब बात करें पुलिस प्रशासन से इस तरीके से बात करना और उनके खिलाफ FIR दर्ज होना, ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव को थोड़ा कमजोर तो बना सकता है, लेकिन फिर भी महायुद्ध तो अब छिड़ गया है। अब देखना ये होगा कि इन चुनावों में आखिर जीत किसकी हासिल होगी। 4 जून को मतदान का ऐलान होगा, जिसके बाद पूर्णिया सीट पर ये तय हो जाएगा कि आखिर इस सीट का मालिक कौन है। इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।